देश के लिए तो कानून बना रहा, लेकिन अगर तू इस देश का ईमानदारी से हितैषी है, तू इस देश का सेवक है, तो लोकतंत्र के मंदिर में तू गया तो दो कानून बनने चाहिए थे। पहला कानून बनना चाहिए था कि आज के बाद देश का कोई भी सदन पेंशन नहीं लेगा। उसके बाद एक कानून बनता कि देश में कोई सरकारी कर्मचारी पेंशन नहीं लेगा। यदि पेंशन का किसी को अधिकार है तो वो इस देश में सिर्फ किसान और मजदूर को अधिकार है, और किसान और मजदूर की पेंशन बढ़ानी चाहिए थी। नमस्कार, मैं उग्र सिंह चौहान। आज उस एक महान शख्सियत जिसका नाम भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों तक भी लोग जानने लगे, जिन्हें देखने के लिए, मिलने के लिए हर आदमी लालायित रहता है, जिनकी ओजस्वी भाषा, जिनका भावपूर्ण चेहरा, जिनका व्यक्तित्व अपने आप में एक वो स्थान रखता है जो कम ही लोगों का है। तो ऐसे किसान नेता ठाकुर पूरण सिंह वे भारतीय किसान मजदूर संगठन के मंडल अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह सरपंच साहब से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, और इनसे मैं अपना एक पहला प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि आप का जो संगठन है, इसे अध्यक्ष जी कितने दिन हुए प्रारंभ हुए? जो आपने संगठन में की स्थापना करी, कितने दिन हो गए आज? हाँ, मेरा तो संगठन नहीं है, किसानों का है। और जी किसानों का है। इसकी स्थापना गांव रोणी हरजीपुर से 21 सितंबर सन 2014 को सभी जाति के किसानों ने मिलके एक बड़ा भव्य आयोजन करा, और आयोजन में मुझे जिम्मेदारी दी कि भाई आप इसे चलाने का काम करें, आप किसान सेवक के रूप में इसमें काम करें। और सन 2014 से लगातार संगठन, हम लोग जितने भी हमारे साथी हैं सब लोग इसमें पद सिर्फ हमने दे रखे, जैसे गरिमा रहे पदों की, नहीं तो हम सब लोग किसान बन के किसान संगठन में काम करें। आदरणीय यशपाल जी हों चाहे हम हों, जब जिस वक्त जिस समय भी किसान को आवश्यकता हुई, सन 2014 से और आज तक हमने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, और ईश्वरीय कृपा रही कि एक आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसान की जीत ना हुई हो। सब में किसान की जीत हुई। सरकारों ने बहुत ऐसे विषय परिवर्तन करे जिन पर किसानों को लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन सन 2019 की यात्रा में यदि मैं बात करूं तो किसान दुर्घटना बीमा योजना जो पहले उसी किसान को मिले थी जिस किसान के नाम जमीन होती, लेकिन हमने कहा कि भाई जब हम कर्ज, अपने बाप का कर्ज उसका लड़का देगा तो किसान, मेरा बाबा तो 80 साल का, वो तो घर बैठा, उसका लड़का खेत में गया, दुर्घटना किसके साथ होगी? उसके लड़के के साथ। लड़के को मिल नहीं रहा कुछ, क्योंकि उसके नाम जमीन नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो सच है बिल्कुल, लेकिन ये तो कोई बात रखता नहीं। हमने कहा अगर कोई रखता तो फिर हमें कैसे आना पड़ता। तो वो बात रखी और सरकार ने उस पर किसान दुर्घटना बीमा योजना, आज परिवार का कोई भी सदस्य है, परिवार का क्या मैं कहूँ कि बटाईदार तक भी, जिसकी 75,000 रुपये सालाना आय है, यदि किसी के साथ भी दुर्घटना होगी तो सरकार उसे 5 लाख रुपए देवे। ये किसान मजदूर संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि देश के किसानों के लिए रही। एक पहले बीमा योजना, फसल बीमा योजना हमारा था कि भाई फसल बीमा योजना में किसानों को पता ही नहीं लगता कि भाई कब बीमा हो गया, कब बीमा कट गया। फसल नष्ट हुई तो फिर उस पर 70% फसल नष्ट होगी जब मुआवजा मिलेगा। हमने कहा कि इसे आप स्वैच्छिक बीमा योजना करें। हाँ, वो था भी गलत। तो सरकार ने उसे स्वैच्छिक बीमा योजना करा। सन 2019 में हम गए थे, और सन 2019 में 20 के पहले उसमें सरकार ने उसे स्वैच्छिक बीमा योजना करा। 10 साल ट्रैक्टरों पे, जो ट्रैक्टरों पे पाबंदी लगाई थी सरकार ने 10 साल वालों पे, वो हटाई गई। हमारा गन्ने का मुद्दा था तो 5 मिलों पर FIR हुई, गन्ने का भुगतान हुआ 114 करोड़ रुपए। बजाज शुगर मिल ने, सिंबावली मिल ने करा। तो कहीं ना कहीं जो भी लड़ाई, जैसे पिछली बार सन 2021 में
22 में हम लोगों ने मीटर की लड़ाई लड़ी कि भाई 12 रुपये मीटर तब तक नहीं लगाएंगे तब तक सरकार बिजली फ्री नहीं करेगी। और वो लड़ाई आज तक हमारी जारी है। आने वाली 25 जून में किसान मजदूर संगठन पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ पे एक बड़े आंदोलन की तैयारी में लगा हुआ है और उस आंदोलन को 25 जून से शुरू करें। भारतीय किसान यूनियन से अलग होने के बाद में आपने जब अपना एक संगठन बनाया भारतीय किसान मजदूर संगठन, तो उसमें किसान यूनियन से अलग हुए तो बहुत सारे लोग बाग हुए, बहुत सारी यूनियनें बनी, बहुत सारे संगठन बने, लेकिन लोगों ने बहुत सारा विश्वास आप पे ही जताया। आपकी छवि जो है उस पर कहीं कोई दाग नहीं लगा। कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिस आदमी ने ये कहा हो कि पूरण सिंह ने औरों की तरह जैसा उन पर आरोप लगते रहे ऐसा आरोप आप पर नहीं लगा। क्या कारण रहा है ऐसा कि आपकी ये सोच कहाँ से पैदा हुई कि मैं एक ईमानदार आदमी की छवि बनाए रखते हुए किसान और मजदूर के हित के लिए समर्पित रहूं, जबकि आपने तो सभी दिन देखे, सब लोग देखे। देखो, मेरा बहुत सन 2004 में श्रद्धेय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत तब नहीं है जी जी, लेकिन सन 2004 में वो यही गांव नसीरपुर में आए थे और उन्होंने मुझे किसान यूनियन का चिन्ह जो उनकी हरी टोपी थी उसे उड़ा के मुझे ग्राम अध्यक्ष बनाया था। अच्छा, पहली आपकी जो पहला पड़ाव था ग्राम अध्यक्ष का था। और जब उन्होंने मुझे ग्राम अध्यक्ष बनाया तो फिर मेरा उनके पास आना जाना बहुत रहा। वो बीमार हो गए लास्ट समय में, तो जब वो बीमार हो गए जब मेरा आना जाना और भी ज़्यादा हो गया, तो वो बहुत ऐसी बात थी जो मुझे बताने थे। वो तो किसान नेता थे, वो सच के किसान नेता थे और किसान नेता नहीं थे, वो सचमुच में किसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो सचमुच में किसान थे और जब वो किसान थे तो वो किसान नेता भी थे। और मेरा जो सन 2004 से उनके साथ अंतिम समय तक जो मेरा समय रहा उनके साथ, उन्हीं की वो चरित्र की प्रेरणा मेरे जीवन में है। और मैं हमेशा यही समझता हूँ कि उनके जो अधूरे कार्य रहे उन्हें मैं पूरा करूँ। उनके कार्यों की प्रेरणा है, महाराणा प्रताप जी के संघर्ष की प्रेरणा है, भगवान श्री राम की मर्यादा की प्रेरणा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये सबको कहूँ कि सत्य परेशान तो हो सके लेकिन कभी परास्त नहीं हो सकता। इसलिए आरोप से कभी नहीं डरना चाहिए। बस जब तक आप पाप नहीं करोगे भगवान आपके साथ है, और जिस दिन आप पाप करोगे उस दिन भगवान आपका हाथ छोड़ देगा, और जिस दिन भगवान आपका हाथ छोड़ देगा तो आपको डूबने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए किसान मजदूर संगठन में मैं नहीं, हम का एक नारा है। और एक भी कार्यकर्ता, एक भी पदाधिकारी इन 10 सालों में एक भी ऐसा पदाधिकारी, एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिस पे एक किस्म का आरोप लगा हो। संवैधानिक तरीके से हमेशा आंदोलन करे, बड़े बड़े आंदोलन करे। सहारनपुर से दिल्ली तक पैदल यात्रा लेके गए, किसान मजदूर अधिकार पद यात्रा, लेकिन किसी की एक मूंगफली, किसी का एक केला, किसी का 1% नुकसान संगठन के किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं करा गया। किसान मजदूर संगठन का हर एक अधिकारी, हर एक नेता सम्मान करे, और उसी सम्मान की वजह से किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता हमेशा ईमानदारी से काम करें। और मैं भी किसान मजदूर संगठन का कार्यकर्ता हूं, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं हमेशा यही बात कहूं कि सत्य से, ईमानदारी से यदि हम काम करेंगे ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा, और जिस दिन हम बेईमानी से काम करेंगे ईश्वर हमारा हाथ छोड़ देगा और हम सब लोगों को डूबना पड़ेगा। उसी का परिणाम रहा कि ननौत्ता की भूमि में आपके संगठन की आवाज़ पर लाखों लाखों की संख्या में लोग बाग चले आए, जो अपने खर्चे से आए, जो अपने केवल आपकी आवाज़ पर, आपके चेहरे पर वो लोग बाग आए, संगठन के नाम पर आए। सरपंच साहब, आपसे भी एक छोटा सा एक सवाल करूँ मैं पूछना चाह रहा कि जैसे संगठन में आप भी बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, आपकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, बहुत जुझारू हैं, लोगों से लड़ते रहे, अधिकारियों से अक्सर हम देखते रहते हैं। ऐसी क्या विशेषता आप लोगों में कि ये जो हैं भारतीय किसान यूनियन है या और यूनियन, वहाँ तो लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, तू मैं ये कर दूँगा, बक्कल तार दूँगा, खाल खींच दूँगा,
आप लोगों ने कहाँ से सीखा कि आप बड़ी शालीनता के साथ रहते हुए भी सब लोगों के काम करवा दें, ये गुण कहाँ से आया? देखो, जिस संगठन का या जिस परिवार का, जिस सरकार का मुखिया बहुत शांत हो, लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़नी जानता हो और केवल अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारी को एक ही सीख दी जा कि संगठन लोगों को व्यवस्था से निजात, जो खराब व्यवस्था है उनसे कैसे निजात दिलाई जाए, उस पर कैसे लड़ाई लड़ी जाए, उसी पे अध्यक्ष जी का ध्यान रहता है और वही हम लोगों को सिखाया जाए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भारतीय किसान यूनियन साल में एक बार चिंतन शिविर लगाती है अपना, एक चिंतन शिविर लगाती है। किसान मजदूर संगठन का कोई चिंतन शिविर नहीं लगता। हाँ, आपने सुना नहीं कि किसान मजदूर संघ कोई चिंतन शिविर है? नहीं, कभी नहीं। उसका कारण यही है कि मैं लोग इस लड़ाई में शामिल हैं कि जिन्हें ये पता है कि भाई महाराणा प्रताप ने त्याग और बलिदान का जीवन जिया, आज लोग बाग उन्हीं की जयंती मना रहे। मानसिंह का परिणाम या मानसिंह का चित्र की कहीं कोई पूजा नहीं होती। पांडवों ने पूरा जीवन अपना त्याग और बलिदान का जिया, बड़े बड़े दुख झेले, लेकिन खराब व्यवस्था के खिलाफ उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। आज लोग उन्हीं को पढ़ते हुए देखें। रामायण में भी बहुत ऐसे सिस्टम रहे उस दौरान भी कि राम की मर्यादा कब राम हुए होंगे, कितने समय पहले हुए होंगे, लेकिन आज भी लोग राम की मर्यादा का उदाहरण देते हैं। तो हमारे अध्यक्ष जी का केवल एक ही वो है कि भाई लड़ाई ईमानदारी से लड़ो और व्यवस्थित तरीके से लड़ो, कहीं भी संविधान के खिलाफ ना जाओ, प्रशासन से खूब लड़ो, अपने अधिकार के लिए खूब लड़ो, लेकिन उससे किसी भी आदमी को, जनता को कोई परेशानी ना हो। और एक ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भाई अन्य संगठनों की तरह ये संगठन भी उसी रास्ते पे चल दिया। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, जैसा आपका संगठन जो है, मेरे विचार से है तो काफ़ी इसका विस्तार लंबा चौड़ा है। अगर इसके विस्तार को और बढ़ाया जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में भी आपने कभी चिंता करी कि आज के दिन ये चिंतन शिविर में तो आपकी बात कभी पर शिविर तो लगता ही नहीं, होती तो होगी कि आज के दिन आपके संगठन में जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग बाग लालायित हैं और इच्छुक भी हैं, क्या इसकी कोई रणनीति तैयार करी आपने? देखिए, जब ये संगठन अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था तो मुजफ्फरनगर के लोग इससे जुड़े थे। फिर इसमें धीरे धीरे शामली का जुड़ा हुआ, सहारनपुर का जुड़ा हुआ, मेरठ का जुड़ा हुआ, ऐसे ही आज की तारीख में हमारे पास 5 प्रदेशों में संगठन चल रहा। कौन से? उत्तरांचल में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, यूपी में है, दिल्ली में है, अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश भी हमसे जुड़ेंगे। ऐसे ही पूरे देश में जो लायक लोग हैं, तो कम से कम एक चीज़ तो उनका सर्टिफिकेट हम देखना ही चाहेंगे कि भाई ये लोग वास्तव में जिनको संगठन की जिम्मेदारी दी जा रही कि कहीं हमारा जो पिछला इतिहास है उसे खराब ना कर दें। हम इसी तरह के ईमानदार लोगों को संगठन में जिम्मेदारी देंगे जिनकी वजह से संगठन को किसी भी तरह का कोई दाग न झेलना पड़े। संगठन विस्तार से जरूरी है कि संगठन की साख कैसी है और उस संगठन को लोग किस नज़रिए से देख रहे। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी जैसा नई सरकार का गठन हुआ और सरकार 2 हिस्सों में, एक प्रदेश की एक केंद्र की है। अब प्रदेश की सरकार के अधीन हमारे शुगर मिल वगैरह भी आवे, इनके बहुत सारी शुगर मिलों पर किसान का गन्ना बकाया है। इस पे क्या आपकी बात हुई इनसे, जो मंत्री वगैरह या मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों से? क्या देखो, सरकार के साथ गन्ने पे हम हमेशा आंदोलन करते रहे और आज की तारीख में यदि मैं कुछ मिलों की बात करूं, जैसे बावली ग्रुप है या बजाज ग्रुप है, इन्हें छोड़ के लगभग सभी मिल भुगतान कर रही है। नहीं, हमारा मिल भी उसी कैटेगरी, जैसे मान लिया ऊन है, शामली है, राणा शुगर उसी कैटेगरी में 119 शुगर मिल हैं और सरकार एक चीज में बिल्कुल 100% जी फेलियर रही कि इन मिलों पे सरकार किसी प्रकार की कोई सख्ताई दबाव नहीं बना पाई, और दबाव नहीं बना पाई तो इसका बहुत बड़ा नुकसान किसानों को होगा। किसानों को हुआ तो देश को होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हम तो आंदोलन करते रहे और एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं, किसान जब भी कभी मिल पर आंदोलन करने के लिए गया, मिल ने तो उसका भुगतान करा नहीं, लेकिन किसानों पे जरूर आरोप लगे। तो किसान मजदूर संगठन इस व्यवस्था से भी बचता रहा कि मिलों पर आंदोलन न करके अधिकारियों के आंदोलन, कार्यालयों पे उनके, चाहे वो डीएम साहब का कार्यालय हो, कमिश्नर साहब का कार्यालय हो, चाहे एसडीएम तहसीलदार कोई भी हो। हाँ, तो हम लोग लगे रहे, आंदोलन करते रहे। और आंदोलन जब भी करे, ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट नहीं आया, आंदोलन करे तो उसका
परिणाम भी आया, परिणाम आया तो फिर उसमें भुगतान भी हुआ। लेकिन उसके उस सब के बावजूद भी आज इस सत्र की मैं बात करूं, अगर 23-24 सत्र की, तो बजाज शुगर मिल पिछले सत्र से भी ज़्यादा खराब परिस्थिति में इस बार किसान को गन्ने का भुगतान कर रहा। सरकारें कहें जरा सी कोई बात हो जा तो अधिकारी क्या कहें कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम कहें कि भाई एक राशन कार्ड बना दो, बोला जी राशन कार्ड का तो ऊपर से आदेश नहीं है। आचार संहिता अब लगी, धारा 144 लगी, बोला 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते जी, आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन सरकार की नाक के नीचे बैठे हुए लोग जो शपथ ग्रहण समारोह में भी सम्मिलित हुए हैं, जो सरकार के सदनों में भी जाके बैठने का, उनके साथ चाय पीने का, और नेताओं के साथ बैठ के उनके बालकों को खिलाने का, उनके जन्मदिन में उनकी शादियों में शरीक होने की परंपरा तो राजनीति और उद्योगपतियों की रही। लेकिन एक कानून ये नहीं बनाया कि भाई यदि भुगतान 14 दिन में नहीं होगा तो 15वें दिन या तो किसान को ब्याज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन। हाँ, ये तो आदेश है, उल्लंघन हुआ। और यदि 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। हाँ, ये सुनिश्चित किया जाए। लेकिन एक भी आज तक कोई मिल वाला किसान का कितना भी बड़ा शोषण कर ले, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकारों द्वारा नहीं करी जाती। हाँ, कागजों में ड्रामेबाजी बहुत है, लेकिन कोई वास्तविक धरातल पर कार्रवाई नहीं। तो आज के दिन साहब किसान की स्थिति इतनी दयनीय है, इसे सुधारने के लिए आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है कि जो सरकार को बताया जाए ताकि वो उस पर अमल करें? देखो, सरकार को 2 काम करने पड़ेंगे प्रधान जी, बहुत जरूरी है। नई तकनीक आई जी, नई तकनीक में नई दवाइयाँ आई, नई तकनीक में नए यंत्र आए, और किसान को कहीं ना कहीं खेती महंगी होगी। पहले किसान डंगवारे से खेती करा था, अपने बीज से खेती करा था, और वो जो भी करा था वो बिल्कुल जीरो लागत की खेती, जीरो लागत की, जीरो बजट की। हाँ जी, तो जीरो बजट की खेती थी। तो जीरो बजट में उसे जो भी मिला था वो उसमें संतुष्ट हो जाता। कपड़े धोने के लिए धोबी आवे तो उसे अनाज दे देता, बाल काटने के लिए नया आवे तो उसे भी अनाज दे देता। उसका सारा काम, उसकी जो पूंजी थी वो उसका अनाज था, उसकी फसल थी। उसके पास जो पूंजी थी वो फसल थी। आज किसान इतना महंगाई में चला गया कि बीज, खाद, पेस्टिसाइड, उसी का पूरा नहीं पड़ रहा, वो उसे वापसी नहीं कर पा रहा फसल से। एक बार तो कर्ज ले लिया तो ले लिया, कर्ज ले लिया तो फिर वो वापस नहीं जा सकता, बीज खाद में रह जाता। तो कर्ज के नीचे दाब दिया सरकारों ने। कर्ज में दबा तो कर्ज में दब के वो जो कमावे वो बैंकों में चला जा, नहीं जाता तो उसे आत्महत्या करनी पड़े। सरकार जब तक 2 चीज पर फोकस नहीं करेगी कि किसान को मिलने वाली हर एक चीज, बिजली से लेके, बीज से लेके, खाद से लेके, बुआई से लेके, जुताई से लेके, जब तक सरकार ये सुनिश्चित नहीं करेगी कि किसान को जब तक वो अपनी फसल का मूल्य स्वयं तय नहीं करेगा, जब तक उसे किसी भी चीज का पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए बिजली से लगा के खाद, बीज, दवाई तक सब चीजें फ्री रहेंगी। क्योंकि सरकार मूल्य तय कर रही तो फिर हमारे से किसी भी चीज का मूल्य लेने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ठीक बात। तो ये जो सरकार का फार्मूला था 2 गुना आय 2 गुना, आय 2 गुना कैसे होगी? आप कह रहे कि 6,000 रुपये दे दिए, इससे क्या आय 2 गुना? 6,000 रुपये से क्या होगा जी? एक मेरा सवाल है छोटा सा, बहुत गहराई से समझने की जरूरत है जी, कि सन 2005 में सरकार ने कानून बनाया कि आज के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं रहेगी, किसी को भी। लेकिन मैं बार बार ये कहूं कि इस देश की सदन में बैठा हुआ एक भी विधायक सांसद ये नहीं समझ वो 3-3, 4-4, 5-5 कि भाई तू इस देश के लिए तो कानून बना रहा, लेकिन अगर तू इस देश का ईमानदारी से हितैषी है, इस देश की तू इस देश का सेवक है, तो लोकतंत्र के मंदिर में तू गया तो 2 कानून बनने चाहिए थे। पहला कानून बनना चाहिए था कि आज के बाद देश का कोई भी सदन
पेंशन नहीं लेगा। उसके बाद एक कानून बनता कि देश में कोई सरकारी कर्मचारी पेंशन नहीं लेगा। यदि पेंशन का किसी को अधिकार है तो वो इस देश में सिर्फ किसान और मजदूर को अधिकार है, और किसान और मजदूर की पेंशन बढ़ानी चाहिए थी, जिससे उसकी जीविका में परिवर्तन होता। एक मेरा है कि किसान के लिए सुनिश्चित करे सरकार कि यदि किसान का बच्चा किसी भी विषय से डिग्री लेकर आ रहा तो सरकार की प्राथमिकता में आरक्षण वहां न लगे। वो सिर्फ किसान कृषि करने वाला यदि व्यक्ति है तो उसके बच्चे को प्राथमिकता से नौकरी, हाँ, उसका आरक्षण कृषि होना चाहिए, कृषि होना चाहिए। और कृषि में यदि सरकार आरक्षण लगावे तो देश को फिर परिवर्तन करने में शायद सुलभता हो। किसान तो आहत है आज के दिन, किसान परेशान है। तो इस नई सरकार से कुछ उम्मीदें हैं आपको? नहीं, मुझे तो 10 साल में उम्मीद नहीं हुई सरकार से, तो 5 साल में क्या उम्मीद करूंगा। और ये तो पिछली सरकारों से तो उम्मीद कर भी सके थे, क्योंकि पिछली सरकार की दाल में कंकर नहीं थी। तो इस सरकार की दाल में तो कंकर है। तो क्योंकि ये तो इस दाल को खा ही नहीं सकते, जब भी खाने का प्रयास करेंगे वो इनकी जाड़ के नीचे आवेगी। तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करें जो सरकार स्वयं दूसरों की बैसाखी पे है, उससे क्या उम्मीद करे जा। और ये सरकार का दुर्भाग्य है। और मैं एक और बताऊं, इस सरकार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या रहा? अंधा आदमी जिस छड़ी से सारी उम्र अपना जीवन काटे, जब उसे दिखना शुरू हो सबसे पहले छड़ी फेंके, उसे फेंक दे। जो उसका सहारा रही जीवन का वो सबसे पहले उसे फेंके। यही इन सरकारों का है। इन सरकारों की छड़ी हमेशा किसान रहा, इन सरकारों की छड़ी हमेशा मजदूर रहा, और इन्होंने हमेशा जब इन्हें दिखना शुरू हुआ, अब इन्हीं का तिरस्कार किया। 75 साल में जब इन्हें दिखना शुरू हुआ तो सबसे पहले इन्होंने यही छड़ी फेंकी। और जिन छड़ियों के सहारा भी ये चल रहे, वो छड़ी इन्हें दोबारा से अंधा करने का काम करें। ये दुर्भाग्य है देश। सरपंच साहब, आप कुछ कहना चाहोगे किसान के बारे में? लेकिन मैं एक सुझाव दे रहा कि सरकार के पास आज की तारीख में बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत कृषि वैज्ञानिक भी हैं। आज जब हम एक आदमी अगर बीमार हो, वो डॉक्टर को ये बता दे कि मेरे सिर में भी दर्द है, मेरे पैर में भी दर्द है, तो डॉक्टर उसे एक ही दवाई दे देगा, वो उसके सिर का दर्द भी हटा देगी, पैर का दर्द भी हटा देगी। लेकिन अगर कहीं हम किसान हैं और हम धान की फसल कर रहे हैं, तो धान की फसल में जाकर हम किसी पेस्टिसाइड की दुकान वाले को जाकर कहेंगे भाई हमारे खेत में जड़ में भी कीड़ा आ रहा और उसकी गोब में भी कीड़ा है, तो उसकी एक दवाई से वो ठीक नहीं कर पाएगा। जड़ के कीड़े के लिए अलग से दवाई देगा, गोब के लिए अलग देगा, ग्रोथ की अलग है। तो ये सारी नाकामी सरकार की तो है। किसान क्या है, दुगनी कहाँ से कर देगा, जब उसके पत्ते के कीड़े के लिए अलग दवाई, जड़ के लिए अलग, गोब के लिए अलग, दुगनी कैसे? और एक चीज़ और, सरकारों ने खुली छूट दे दी पेस्टिसाइड वालों को किसानों को लूटने की, कि भाई उन पे जो उनकी लागत मूल्य है, लागत मूल्य से किसान 20% अधिक भी देगा खुश है, लेकिन 400 गुना किसान से लिया जा रहा। सरकार का कोई ध्यान नहीं है इन पे, और सरकार इन लोगों से चंदा लेकर किसानों को लूटने को मजबूर कर रही। ये सरकार की किसान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, और ना ही सरकार इस पर ध्यान देना चाहती। एक जहर डंगर को मार रहा है, एक जहर कुत्ते को मार रहा है, एक जहर आदमी को मार रहा, वो किसी भी जीव को एक जहर मार दे। ऐसा वनस्पति में ऐसी कौन सी दिक्कत है कि भाई उसके एक अलग अलग जगह कीड़े के मारने के लिए अलग अलग दवा जहर दे रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात में बहुत दम है। तो सरकार को चाहिए कि इस चीज़ पे ध्यान दे और किसानों को मुक्ति दिलावे कि इस तरह लूटने पे मजबूर ना हो, तभी देश का कुछ भला होगा, तभी किसान का और देश का भला होगा। तो ये थे अपने साथ ठाकुर पूर्ण सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संगठन, और संगठन के पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह सरपंच साहब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।